नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 11th कक्षा के चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकृति जो है, जो भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं, जो दो घटकों से मिलकर बनी हुई है। एक सजीव घटक तथा निर्जीव घटक। सजीव घटक में पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं और निर्जीव घटक में हवा, पानी, आग, मिट्टी आदि आते हैं। लेकिन हम इन्हें किन आधार पर निर्जीव तथा सजीवों में बांट रहे हैं, तो इन्हीं के गुणों को हम आगे देखने वाले हैं कि सजीव किसे कहते हैं। तो चलिए सजीवों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं: वृद्धि, जनन, उपापचयन, कोशिकीय संगठन तथा चेतना, जिसमें से अंतिम 3 सजीवों के सुस्पष्ट लक्षण हैं। वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है मात्रा तथा आयतन में बड़ा होना। जिस प्रकार छोटा बच्चा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसका आकार और उसका वजन दोनों बढ़ता है, तो इसी को हम वृद्धि कहते हैं। किंतु जो मिट्टी का ढेर होता है, वो भी धीरे धीरे मिट्टी जमाव के कारण मोटा होता जाता है, उसमें भी वृद्धि होती है। इसीलिए ये सजीव का लक्षण तो है, लेकिन सुस्पष्ट लक्षण नहीं है। तो चलिए दूसरे लक्षण की हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जनन की। तो जनन क्या होता है? अपने ही समान जीव को जन्म देने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता बनी रहती है और यही एक सजीव का सुस्पष्ट लक्षण भी है। तीसरा गुण, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। आवश्यक जैविक क्रिया जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों को उत्तरजीविता मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति निरंतरता भी बनी रहती है। उपापचय। किसी भी जैविक तंत्र या अर्थात सजीवों में होने वाली निर्माणकारी तथा विनाशकारी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी अभिक्रिया कहा जाता है। ये 2 टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म तथा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है निर्माणकारी अभिक्रिया, जिसमें किसी अणु या पदार्थ का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण तथा मनुष्यों में अतिरिक्त ग्लूकोज होने पर यकृत के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। मेटाबॉलिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहते हैं जिनके द्वारा भोजन अर्थात जो ग्लूकोज बना था वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इसे विनाशकारी अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है, कोशिकाओं के अंदर ही दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, विनाशकारी अभिक्रिया भी और निर्माणकारी अभिक्रिया भी। कोशिकीय संगठन सजीवों का अगला लक्षण। कोशिकीय संगठन का अर्थ है कि कोशिका संगठन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य आदि कई कोशिकांगों से मिलकर कोशिका बनी होती है। इसी को हम कोशिकीय संगठन कहते हैं। कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की खास बात है कि इनमें झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं बैक्टीरिया तथा जीवाणु में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है कि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग रखते हैं तथा कवक, पादप तथा जंतु कोशिका इसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनके चित्र अभी आगे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया की कोशिका है जिसमें फ्लैजिला है पीछे की तरफ, जो इसे गति करने में सहायता देता है, और अगली कोशिका जंतु कोशिका है जिसमें बीचों बीच केंद्रक है। इसके ऊपर कोशिका झिल्ली है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, अंतः प्रादिवी जालिकाएं, गोल्जिकाएं
आदि कई सारे कोशिकांग हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सजीवों का अगला लक्षण, चेतना। चेतना का अर्थ होता है कि अपने आसपास की वस्तुओं तथा स्वयं में अंतर कर पाना। कुछ जीवधारियों में स्वयं और अपने आसपास की वातावरण के तत्वों का बोध होना, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति होती है। इसे चेतना कहते हैं। चेतना तो पेड़ पौधों में भी होती है, बस फर्क इतना है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, जिसे हम स्वचेतना भी कहते हैं। अब देखते हैं सजीवों का वर्गीकरण। ये विटेकर द्वारा दिया गया था 5 जगत वर्गीकरण, जिसके अनुसार मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु, ये 5 जगत हैं जिनके अंतर्गत सभी सजीवों को रखा गया है तथा यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। इससे छोटी इकाई आती है संघ, और उससे छोटी इकाई आती है क्लास, और उससे छोटी आती है ऑर्डर, उससे छोटी आती है फैमिली, उससे छोटी है जीन्स और स्पीसीज। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है एक लोमड़ी का, जिसका संघ, कुल, गण, वंश, जाति सब आप देख सकते हो। एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, जैसे एनिमिलिया, कार्डेटा, मेमलिया, कार्निवोरा, केनी आदि लिखा गया है। एनसीईआरटी में आपको इससे संबंधित कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसे आप देखकर समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं द्विनामकरण पद्धति की। शुरुआती दौर में इतने सारे जीव जंतु होने के कारण इनका नाम रखने की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे देखते हुए एक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस के द्वारा एक सुझाव दिया गया, जिसके अनुसार इनके नामकरण की एक पद्धति चालू हुई, जिसे द्विनामकरण पद्धति कहते हैं, जिसका वर्णन कैरोलस लिनियस ने अपनी 2 पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी तथा स्पीसीज प्लांटेरम में किया है। देखिए द्विनामकरण पद्धति के नियम क्या हैं। पहला नियम है कि जो नाम होगा उसका पहला नाम वंश नाम होगा और उसके बाद जाति नाम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा वंश नाम है और उसके बाद जाति नाम दिया गया है, और मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है। एनसीईआरटी की किताब में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा नियम। अगर हम इन्हें प्रिंट करते हैं कंप्यूटर की सहायता से तो हमें इन्हें टेढ़ा लिखना पड़ेगा, और यदि पेन की सहायता से लिखते हैं तो हमें नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि ये वैज्ञानिक नाम है किसी भी जीव का, किसी पेड़ पौधे का। जीव, कई सारे जीव जैसे कि डायनासोर जो हुए वो करोड़ों साल तक उन्होंने धरती पर राज किया, लेकिन वो विलुप्त हो गए। उसी प्रकार से वर्तमान समय में कई सारे जीव हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। उनके लिए शासन द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं जिनके द्वारा उनकी नस्ल को निरंतर बनाए रखी जाए। कुछ आर्थिक महत्व के भी हैं और कुछ हमारे धरोहर हैं, और उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें देख सकें। इसीलिए हार्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय, प्राणी उद्यान ये सब बनाए गए हैं। हार्बेरियम और संग्रहालय में मृत पेड़ पौधे और प्राणियों को रखा जाता है। वनस्पति और प्राणी उद्यान में इनमें जीवित पौधे तथा प्राणियों को रखा जाता है, जहाँ पर मनुष्यों को घूमने की अनुमति दी जाती है, और ये एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस की तरह भी कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम में हम किसी भी पौधे को दबाकर उसका सारा पानी निकाल देते हैं और उसे सुखाकर एक पतली शीट पर चिपका देते हैं, और उसका नाम, उसका स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम और किस स्थान से वो प्राप्त हुआ है और
कितनी उसकी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है और किस व्यक्ति ने उसे खोजा है, वो सब जानकारी हम रख लेते हैं, मतलब वहाँ पर लिख देते हैं और उन सबको एक बड़े एरिया में संग्रहित कर देते हैं। जैसा कि आप देखिए एक नमूना इसका, ये जो चित्र आपको दिया गया है जिसमें एक पौधा है, उसमें सब नाम, पता, इसका स्थानीय नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, इसकी ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ दी गई है। इसी प्रकार से कई सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें एकत्र करके एक जगह पर रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम, और इन शीटों को कहते हैं हर्बेरियम शीट। वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को, खासकर उन वनस्पतियों को जो विलुप्ति की कगार पर हैं तथा पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उन्हें संग्रहित करके रखा जाता है। भारत में कई जगह पर वनस्पति उद्यान हैं जहाँ पर मनुष्यों को पेड़ कटाई की अनुमति नहीं दी जाती है ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में मृत प्राणी जैसे कि डायनासोर, हाथी वगैरह, इनके कंकाल रखे जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक मूर्ति, राजा महाराजाओं के शस्त्र वगैरह और कुछ पौधे जो इनके अवशेष मिले हैं, जीवाश्म वगैरह, ये सब सजा कर रखे जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें देख सकें, अनुभव कर सकें। इसलिए ये म्यूज़ियम ज़्यादातर विदेशों में ही हैं, अर्थात इंग्लैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इन स्थानों पर हैं। प्राणी उद्यान, इनमें उन जीवों को रखा जाता है जो अत्यंत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे बंगाल टाइगर, सफ़ेद मोर, कई सारे छोटे पक्षी जो डायनासोर के, जिनके एंसेस्टर डायनासोर हैं और जो कई कम मात्रा में मिलते हैं, उन्हीं को संग्रहित करके प्राणी उद्यानों में रखा जाता है ताकि लोगों से उन्हें बचाया जा सके, अन्य शिकारियों से उन्हें बचाया जा सके। धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार बने रहिए।